हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़े थे पादप कारिकी का चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हम श्वसन रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं ऑक्सी श्वसन में मुक्त जैव ऊर्जा आकलन। ठीक है, जो ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो श्वसन, वो होता है ऑक्सी श्वसन में मुक्त जैव ऊर्जा का आकलन। जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसका आकलन करना। ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा है पूरा प्रोसेस, ठीक है, कि एक ग्लूकोज के अणु का अगर पूरा रेस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है, तो पूर्ण उसके ऑक्सीकरण से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल 38 एटीपी हमको मिलते हैं, जिनकी बनने की गणना निम्न अनुसार है, जो अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग चरण में बनते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोलिसिस से कितने एटीपी बनते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 8 एटीपी आपको ग्लाइकोलिसिस से मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि ग्लूकोज के एक अणु से के पूर्ण ऑक्सीकरण से टोटल कितने एटीपी मिलते हैं, तो आप बोलेंगे 38 एटीपी। अगर आपको क्वेश्चन बोलते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप से ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना मिलता है, तो आप बोलेंगे 8 एटीपी। ठीक है, पायरुविक अम्ल को जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके निर्माण में 6 एटीपी मिलते हैं, 6 एटीपी मिलते हैं। और क्रेब्स चक्र में पूरे चक्र के दौरान, पूरे साइकिल के दौरान हमें टोटल 24 एटीपी मिलते हैं। ऐसे टोटल स्टेप बाय स्टेप उसके ऑक्सीकरण से, उसके ऑक्सीडेशन होने से ग्लूकोज के एक अणु से टोटल 38 एटीपी हमको मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। एटीपी का संश्लेषण एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ऊर्जा के कारण एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। ठीक है, अब ये एटीपी कैसे बन रहा है, एटीपी किससे किससे बन रहा है, तो एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट, जब फॉस्फेट समूह और अकार्बनिक फॉस्फेट और एडीपी दोनों मिलते हैं एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट जब एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में मिलते हैं तो एटीपी को बनाते हैं, एटीपी का संश्लेषण करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप बोलेंगे एटीपी किससे बना है, तो एटीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एटीपी का संश्लेषण करते हैं, एटीपी बनाते हैं। ठीक है, यदि श्वसन में ऑक्सीकरण के सभी पद एक साथ संपन्न हो जाए तो ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होगी कि कोशिका ही भस्म हो जाएगी। ठीक है, अगर एक साथ श्वसन में जो ऑक्सीकरण स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, चरण में नहीं होगा, तो क्या होगा, एक साथ संपन्न हो जाएगा पूरी क्रिया, तो क्या होगी, जो ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में, ठीक है, जो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में उत्पन्न होगी और कोशिका में ही भस्म हो जाएगी, हमारे काम लायक नहीं रहेगी, कोशिका में ही वो समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि श्वसन की क्रिया कई पदों में होती है। ठीक है, इसी कारण है कि हम जब श्वसन रेस्पिरेशन का जो टॉपिक पढ़े वो ग्लाइकोलिसिस, फिर उस पायरुविक अम्ल ऑक्सीडेशन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चरण निरंतर चरणों से होकर श्वसन की क्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप कई पदों में होती है, जिससे क्या हो, वो जो एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सके, एनर्जी को यूज कर सके, सही उपयोग कर सके। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक ही बार में संपन्न हो जाती है अगर श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया, तो वो कोशिका में ही भस्म हो जाती, जो उसके एनर्जी निकलती, उससे जो ऊर्जा हमें मिलती, इसलिए कई चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि श्वसन रेस्पिरेशन क्रिया कई पदों में क्यों पूर्ण होती है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। निर्मुक्त ऊर्जा एटीपी के फॉस्फेट बंधों के रूप में रासायनिक बंध द्वारा संचित कर ली जाती है। जो निर्मुक्त ऊर्जा, जो रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा रिलीज होती, निर्मुक्त ऊर्जा जो होती है, वो एटीपी के फॉस्फेट बंधों के रूप में, ठीक है, एटीपी जो रहता है उसमें फॉस्फेट बॉन्ड के रूप में क्या होती है, रासायनिक बॉन्ड द्वारा उसमें स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। ऊर्जा जो है वो फॉस्फेट बॉन्ड के कारण उसमें एटीपी के फॉर्म में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इसके अपघटन के फलस्वरूप जो मुक्त ऊर्जा ही जैविक क्रियाओं के संपादन में उपयोग की जाती है।
ठीक है। इसके जब किसी भी हो, चाहे ग्लूकोज का हो, चाहे वसा का हो, प्रोटीन का हो, जब उसमें अपघटन की क्रिया होती है तो उससे ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त जो ऊर्जा होती है वो हम जितनी भी जैविक क्रियाएं करते हैं ना उसमें वो यूज होती है। हमारे जो बॉडी में जितने फंक्शन चलते रहते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हम करते रहते हैं, उसमें उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का उपयोग होता है। एटीपी का आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदाता स्वरूप को देखते हुए उसे जैविकी ड्राफ्ट या जैविकी चेक या जैविक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। जब एटीपी की आवश्यकता होती है, बॉडी को एटीपी की जरूरत होती है, तो ऊर्जा के प्रदाता स्वरूप को देखते हुए जैविकी ड्राफ्ट या फिर जैविकी चेक या फिर जैविकी मुद्रा कहा जाता है। क्योंकि वो क्या है, एटीपी मिलने से, एटीपी के फॉर्मेशन से, एटीपी बनने से हमको ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा मिलने से हमारे बॉडी में जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो सब चलते रहते हैं। तो ये क्या है, वो ऊर्जा जो एटीपी है वो जैविक क्या है, जैविकी ड्राफ्ट है, जैविकी चेक है और जैविकी मुद्रा है हमारे लिए। एटीपी कोशिकीय ऊर्जा उत्पादक तथा ऊर्जा ग्रहण अभिक्रियाओं के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। अब जो एटीपी है वो कोशिका में ऊर्जा उत्पादक, जिससे ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, और ऊर्जा ग्रहण, जिससे ऊर्जा ग्रहण हो रहा है, उसके बीच एक सेतु की तरह, मध्य मीडिएटर की तरह कार्य करता है। जब एटीपी के एक अणु का जल अपघटन होता है, अगर एटीपी के एक अणु का जल अपघटन होता है तो क्या मिलता है, अंतिम फॉस्फेट समूह के जल अपघटन से लगभग 7600 कैलोरी 7.6 के कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रकार 38 एटीपी के जल अपघटन से कुल 38 × 760 2,88,800 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती, चूंकि ग्लूकोज के एक अणु में कुल 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती। अब क्या बता रहे हैं कि अगर हम एटीपी का जल अपघटन करते हैं तो जब उसके अंतिम फॉस्फेट समूह का अपघटन हो जाता है तब हमको लगभग 7600 कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। एटीपी के जल अपघटन करने से उसके अंतिम फॉस्फेट समूह से इतनी कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। मतलब कि हमको जो ग्लूकोज के पूरे ऑक्सीकरण से हमको कितना मिल रहा था, 38 एटीपी मिल रहा था। तो 38 × 760 करते तो इतनी कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी ग्लूकोज के जो एटीपी के अपघटन से, और एक ग्लूकोज के अणु में कुल इतनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है एक ग्लूकोज के अणु से। ठीक है। यहाँ पे उसका दे दिया है कि 42% दक्ष अक्ष होती है इसकी यह क्रिया। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो हमने पढ़ा था क्या था, ऑक्सी श्वसन था। ऑक्सी श्वसन में कैसा हुआ उसको हमने पढ़ा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब देखते हैं अवायवीय एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं। सबसे पहले अवायवीय श्वसन के अध्ययन करने का श्रेय कॉस्टिकेज को जाता है। ठीक है। जो कॉस्टिकेज थे उन्होंने सबसे पहले अवायवीय रेस्पिरेशन जो था, एनारोबिक रेस्पिरेशन का अध्ययन किया था। यह प्रक्रिया कुछ जल क्रांति पौधों की जड़ों, कुछ परजीवी कृमियों जैसे एस्केरिक्टिनिया, जंतु, पेशियां तथा कुछ सूक्ष्म जीवी में पाया जाता है। ठीक है। ये जो श्वसन है वो किस में पाया जाता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यह कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के उपयोग के बिना कार्बनिक यौगिकों का एंजाइमों द्वारा नियंत्रित आंशिक विखंडन है। अब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है तो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एब्सेंट में होता है। तो ऑक्सीजन के बिना जो कार्बनिक यौगिक हमारे जो बॉडी में होते हैं, नहीं, जिनमें इस प्रकार का श्वसन देखा जाता है, जिन जीवों में, जिन एनिमल्स में उसमें उनके कार्बनिक यौगिकों का जो एंजाइम द्वारा क्या होता है, आंशिक विघटन। वो जो कार्बनिक यौगिक है उनमें जो कुछ एंजाइमों द्वारा आंशिक रूप से उनका विघटन होता है, फिर जिसमें ऊर्जा का कुछ भाग ही मुक्त हो पाता है। मतलब कि जो अवायवीय श्वसन से हमें कम मात्रा में लेस एनर्जी प्राप्त होती, कम ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, अपूर्ण रूप से, आंशिक रूप से ही विघटन हो पाता है। ठीक है। अवायवीय अर्थात अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया। अब जो अवायवीय श्वसन है, अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया कैसी है, मैकेनिज्म कैसा है, देखते हैं। अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में भी पहला चक्र तो ग्लाइकोलिसिस होता है। जैसे कि हमने ऑक्सी श्वसन का पढ़ा तो उसमें पहला चरण क्या था, ग्लाइकोलिसिस का था। तो अनॉक्सी श्वसन में पहला चरण ग्लाइकोलिसिस का होता है। इस क्रम में हेक्सो शर्करा जो होती है, जैसे ग्लूकोज एक हेक्सो शर्करा है,
पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। इसमें भी क्या होगा, जो ग्लूकोज से मान लो हेक्सो शर्करा से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, साथ ही साथ 2 ATP एवं 2 NADH2 अणुओं की प्राप्ति होती है। और इस जो अनॉक्सी श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से हमें 2 ATP और 2 NADH2 की अणुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। अनॉक्सी श्वसन मतलब क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अब जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक एसिड है, उसमें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्य करता है और उसे एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है और CO2 मुक्त करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ये पायरुविक अम्ल है। पायरुविक अम्ल में क्या होता है, ये क्या हम बोल रहे हैं, अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, अवायवीय श्वसन की। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल होता है उसमें पायरुविक अम्ल में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्य करता है। सॉरी, इस प्रक्रिया में डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन जो एंजाइम है वो कार्य करता है और वो एसिटाल्डिहाइड बनाता है और CO2 को मुक्त करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये इतना प्रोसेस समझ में आया आपको। अब देखते हैं एसिटाल्डिहाइड NADH2 से क्रिया करके एथाइल अल्कोहल बनाता है। अब हमें क्या मिल गया, एसिटाल्डिहाइड मिल गया। तो एसिटाल्डिहाइड क्या करेगा, NADH2 से क्रिया करेगा। देखो एसिटाल्डिहाइड NADH2, ये एसिटाल्डिहाइड मिल गया था, एसिटाल्डिहाइड NADH2 से क्रिया करता है, इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। अब इसको किस में बदल रहा है, इथाइल अल्कोहल में बदल दे रहा है। इस क्रिया में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नामक एंजाइम भाग लेता है। इसमें जो अल्कोहल डीकार्बोक्सिलेज लिखा है, डिहाइड्रोजिनेस बोलो, ठीक है, वो कार्य करता है, NADH2 को NAD में बदल देगा और जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्रिया करके क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस क्लियर है। अब इस पूर्णता में निम्न समीकरण हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको कैसे हम शो करेंगे, पूरे ये प्रोसेस को, पूरी अभिक्रिया को। जैसे हेक्सोस शर्करा की बात थी वहाँ पे, तो हेक्सोस शुगर की बात थी, तो वो क्या था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जब वो किए, ग्लूकोज का यहाँ पे अपूर्ण आंशिक रूप से विघटन होता है अवायवीय श्वसन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो पूर्ण रूप से क्या बना, इथाइल अल्कोहल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना और 52 K कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, मुक्त हुई। ठीक है, पूरा एनर्जी पूरे इस समीकरण का सार है। प्रक्रिया साधारणतः पौधा तथा ईस्ट में होती है। जो प्रक्रिया है सामान्यतः पौधों और ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ईस्ट एक प्रकार का फंगस है। प्राणियों की पेशियों, मसल्स में तथा जीवाणुओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल NADH2 की सहायता से लैक्टिक अम्ल बनता है। अब क्या होता है, हमारे भी बॉडी में जो एनिमल्स है, जो प्राणी है, जो जीव जंतु, उसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में क्या होता है, क्रिया होती है, अवायवीय श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और NADH2 जो पायरुविक अम्ल जो बनता है वो NADH2 के साथ अभिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो कभी कभी हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते तो हमारे ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो ज्यादा हमारी पेशियों में, मसल्स में दर्द हो तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो देखो उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, ये उसका इक्वेशन हो गया। अब अनॉक्सी श्वसन की दक्षता देखते हैं, उनकी दक्षता कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है। तो अनॉक्सीकृत श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के जैव नियंत्रित ऑक्सीकरण मात्र 2 ATP की प्राप्ति होती है। अब ग्लूकोज के एक अणु का हम वो कर रहे हैं तो अनॉक्सी श्वसन में 2 ATP ही बन रहे हैं। इसकी दक्षता को हम निम्न से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दक्षता को लिखा गया है, जो पूरा हमने इक्वेशन समीकरण समझा है उसी को हम लिख देंगे। उसकी दक्षता कैसे प्राप्त करेंगे, तो 2 × 7.6 कैलोरी जो ATP के अंतिम फॉस्फेट समूह से रिलीज होती है 7.6, और उसकी कितनी ऊर्जा यहाँ पे निकल रही है, एक ATP से 52 × 100 तो कितना 29.2% इसकी दक्षता होगी। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे दिया है।
अनोक्सी श्वसन का सारांश दे दिया है कि देखो ग्लूकोज से क्या बना, हेक्सोशर्करा से पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड से क्या हो रहा है, एनिमल्स मसल और बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, इन दोनों में देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है तो क्या होता है, जो एनिमल्स के जैसे मैंने बॉडी में बताया लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लांट्स में एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, ओवरऑल इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो अनोक्सी श्वसन का ये सारांश है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये था पूरा ओवरऑल हमने ऑक्सी श्वसन मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की है। कोई जीव केवल और ऑक्सी श्वसन का प्रदर्शन करता है तो उसकी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्लाइकोलिसिस की क्रिया काफी तेज से होती है। ठीक है, तो ऊर्जा को पूरी करने के लिए क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है पूरी होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी एटीपी अर्थात ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे। क्यों होती है, ताकि जब हमें बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो हमको भी जो एनर्जी है मिलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे एटीपी के फॉर्म में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 5 ऊर्जा की उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक ग्लाइकोलिसिस का संपादित होना पाश्चात्य प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जब हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया तेजी से हो रही है, तो तेजी से होना ये सब क्या कहलाता है, प्रोसेस पाश्चात्य इफेक्ट, पाश्चात्य प्रभाव कहलाता है। तो ये क्या था, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने एटीपी अणु बन रहे हैं, कितना ऊर्जा हमें मिल रही है, उस ऊर्जा की दक्षता हमने देखा। अनोक्सी श्वसन जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो हमने देख लिया ओवरऑल। तो यहाँ पे जो श्वसन रेस्पिरेशन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। दोनों उसके प्रकार हमने दोनों टाइप्स पढ़ लिए। अब श्वसन का महत्व क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस क्या है रेस्पिरेशन का, वो देखते हैं। जो एक जैविक प्रक्रिया है, तो श्वसन की प्रक्रिया ऊर्जा विमुक्त करने की प्रक्रिया है। ऊर्जा का उपयोग पादप जीवन के लिए आवश्यक उपापचय क्रियाओं में होता है। तो श्वसन की जो क्रिया है, रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, ओवरऑल एनर्जी रिलीज करने के लिए, एनर्जी उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है, जो पादप के चाहे जीवों के ही हो, उसके जैविक प्रक्रियाओं में, महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में के लिए जरूरी है, आवश्यक है। श्वसन के क्रम में अघुलनशील भोज्य पदार्थ विलेय प्रकारों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अघुलनशील जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो विलेय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अघुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, विलेय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके क्रम में उत्पादित होने वाली ऊर्जा का नियमन सभी क्रियाओं की आवश्यकता अनुसार होता है। इसमें जो ऊर्जा जो मिलती है, फॉर्मेशन होता है, वो सभी क्रियाओं के नियमन को, सभी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए होता है। श्वसन की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा ग्लाइकोलिसिस, कैप्स चक्र, मध्यवर्ती उत्पाद जैसे एसिटिल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल आदि विभिन्न पृथक उपचायिक पथ में भी उपयोग किए जाते हैं। तो जब इसमें बहुत सारे स्टेप्स वाइज थे, ग्लाइकोलिसिस के, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेशन, जो जितने भी क्रेब्स साइकिल, इसमें जितने भी जो रसायन हमें मिले, केमिकल्स मिले, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल, इसका उपापचयिक जो पथ होता है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। उपापचयिक पूल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक पूल का निर्माण करते हैं। श्वसन से निर्मुक्त होने वाला CO2 पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है। जो CO2 निकलता है वो पौधों द्वारा क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाता है, जिससे जब रेस्पिरेशन श्वसन से क्या हो रहा था, CO2 रिलीज हो रहा था, तो वो क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसमें वो उपयोग कर लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया विभाजनत्राल ऊतकों को विभाजनशील बनाए रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा की सप्लाई बनाता है। जो ऊतक वो विभाजनत्राल वाले होते हैं, ठीक, विभाजनर होते हैं, विभाजित होते रहते हैं, उसमें विभाजनशील, उनको विभाजनशील बनाए हेतु भी आवश्यक है। श्वसन का क्रेब्स चक्र वसी अम्लों, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य परिपथ का कार्य करता है। जो श्वसन का क्रेब्स चक्र है वो वसी अम्लों, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य परिपथ का कार्य करता है, जो क्रेब्स साइकिल है वो, ठीक है। तो ये जो था वो श्वसन का इम्पोर्टेंस था, रेस्पिरेशन का इम्पोर्टेंस था पादपों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए। तो ओवरऑल हमने ये सब टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट की क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो और टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।